हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक कक्षा 10 की वैज्ञानिक क्लास को लेकर के आया हूं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, आज की जो क्लास है वो जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी क्लास ली है और मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां प्रदान की हैं। इससे पहले मैंने आपको ग्रंथियों के बारे में बताया था, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसके बारे में बताया था, तथा हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज का जो हमारा मुख्य पॉइंट है उसको आप नोट डाउन अवश्य करें और प्रत्येक पॉइंट को समझते चले। मैं आपको यहीं पर वह सारी जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, आज का जो हमारा पॉइंट है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए, आज का जो पॉइंट है हमारा वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से मनुष्यों में क्या क्या कार्य करती हैं और कहां कहां पर पाई जाती है, जिसको हम इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। CRIN, एंडोक्राइन, GLANDS, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा और जो भी जानकारी आपको प्रदान हो वो आप नोट डाउन अवश्य करें और जो विषय आपकी समझ में ना आए वह बताएं कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वह आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वह सारी जानकारी बताएं। यदि कोई विषय आपकी समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता, वह मैं आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे मैं आपको यहीं पर सारा ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ, यहीं पर पूरी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ कि वह सारी जानकारी आप तक पहुंचे और आप वह सब समझें। तो जितनी भी क्लास में आपको उपलब्ध कर रहा हूं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं आपको लिंक दे देता हूं। उस लिंक पर क्लिक करके इस विषय से संबंधित तथा जीव विज्ञान कक्षा 12 उससे संबंधित तथा ग्रामर की क्लास है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आप सब प्राप्त कर सकते हैं और वह अपने तथा अपने जितने भी छोटे बड़े सगे संबंधी उन तक उस क्लास को पहुंचाकर उन्हें भी वह जानकारी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहा हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, वह क्या होती हैं तथा किस प्रकार से मनुष्यों में कार्य करती हैं, वो कौन से लक्षण प्रदर्शित करती हैं, वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। देखिए, नोट अवश्य करें और समझते भी चले। अब मैं अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसको बताता हूं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब इसको देखते हैं। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। समझ में आया होगा आपको? जो हार्मोन का स्राव करती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसके अलावा मैंने एक्सोक्राइन और बताई थी। क्या बताई थी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, GLANDS। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताई थी, जिनको हम बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, जो नलिकाओं के द्वारा उनका हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे लार के अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे दुग्ध ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, उसके अलावा श्वेत ग्रंथियां, तेली ग्रंथियां। ये सब जो ग्रंथियां आती थी वह हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां थी। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, क्योंकि इनमें बाह्यकाएं नहीं होती। क्या नहीं होती? बाह्यकाएं। इनमें क्या नहीं होती? बाह्यकाएं नहीं होती। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम बहिस्रावी ग्रंथियां बोलती है, इनमें बाह्यकाएं होती हैं। इनमें क्या होती है? इनमें बाह्यकाएं होती हैं। प्रत्येक पॉइंट आप नोट करें और आप समझने का प्रयत्न करें। जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, उनमें बाह्यकाएं होती हैं। और जो हमारी एंडोक्राइन, जिनको हम अंतःस्रावी ग्लैंड्स बोलते हैं, इनमें बाह्यकाएं नहीं होती। और ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती है। किसमें छोड़ती है? रुधिर में छोड़ती है। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं
और अपना स्राव सीधा रुधिर में छोड़ती हैं। रुधिर में छोड़ने के बाद देखिए संपूर्ण शरीर में रुधिर पाया जाता है, यानी कि मनुष्यों के संपूर्ण शरीर में रुधिर पाया जाता है। और जब वो सीधा स्राव रुधिर में छोड़ेंगे, यानी कि हार्मोन सीधा रुधिर में जाएंगे, तो रुधिर के साथ प्रत्येक स्थान पर जाकर आप समझें कि ये यानी जो हार्मोन्स हैं, ये अंतःस्राव जो ग्रंथियां हैं, वो सीधा अपना प्रभाव या अपना स्राव रुधिर में छोड़ती हैं और रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर के विशिष्ट स्थान पर जाकर, किस कहां पर, जो हार्मोन जो शरीर में छूटता है, रुधिर में छूटता है और संपूर्ण शरीर में रुधिर पाया जाता है, तो विशिष्ट स्थान पर जाकर विशिष्ट परिवर्तन करता है। क्या करता है? विशिष्ट स्थान पर जाकर विशिष्ट परिवर्तन करता है। यह आपको पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे देखिए, जैसे कौन से परिवर्तन करता है उसको देखते हैं। जैसे वृद्धि की दर, क्या होता है? वृद्धि की दर। जैसे कैसा परिवर्तन होता है? वृद्धि की दर, यानी कि मनुष्यों की वृद्धि में जो दर होती है उसमें परिवर्तन करता है। उसके अलावा गौड़ लैंगिक लक्षणों का परिलक्षित होना। क्या मतलब? गौड़ लैंगिक लक्षणों का परिलक्षित होना। ये भी जो भी मनुष्यों के जो गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं उनका परिलक्षित होना, और लक्षणों का या गौड़ लैंगिक लक्षणों का परिलक्षित होना तथा लक्षणों में परिपक्वता आना। लक्षणों में परिपक्वता आना। देखिए ये जो हमारा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन छोड़ती हैं, सीधे रुधिर में छोड़ती हैं और रुधिर में छोड़ने के बाद रक्त के साथ विशिष्ट स्थान पर जाकर हार्मोन विशिष्ट परिवर्तन करता है। वह परिवर्तन क्या होता है? गौड़ लैंगिक लक्षणों का परिलक्षित होना तथा दिखना और वृद्धि की दर तथा उन लक्षणों में परिपक्वता आना आदि। ये सारे लक्षण जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होते हैं। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक हमारी वो महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हमारी मेन ग्रंथि है। आज मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में बताऊंगा, और जितने भी हमारी मुख्य ग्रंथि हैं जिसको हम पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है उसके बारे में बताऊंगा, थायराइड ग्रंथि होती है उसके बारे में बताऊंगा आपको, आग्नेयाशय ग्रंथि होती है उसके बारे में बताऊंगा, जनन ग्रंथि होती है उसके बारे में, यानी जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं वह सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आज का जो मुख्य पॉइंट हमारा वह है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। आपको बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने बताया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया, वो आपको समझ में आएगा। अब आपको लेकर चलता हूं अपने पीयूष ग्रंथि और स्वागत करता हूं फिर आप सभी लोगों का बहुत हृदय से। आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप अपने छोटे बड़े भाइयों और बहनों तक वह ये जो मेरी क्लास है वो सब पहुंचा रहे होंगे। और वह देखिए क्लास बहुत चलती है और बहुत अच्छी तरह से लोग समझाते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका समझाने का है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा और बहुत अच्छी तरह से आप समझते भी होंगे। तो पीयूष ग्रंथि क्या है हमारी, उसको आप नोट डाउन अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। देखिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, देखिए इसको हम समझते हैं यह एक छोटे आकार की ग्रंथि होती है। यह एक छोटे आकार की ग्रंथि होती है, ये आप लिखा है, इसको आप नोट डाउन अवश्य करना। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो छोटे आकार की ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के अधर तल पर, कहां पर? मस्तिष्क के अधर तल पर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हाइपोफाइसिस से। यह हाइपोफाइसिस से जुड़ी हुई एक छोटे आकार की ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के अधर तल पर जुड़ी होती है। आप नोट करें और समझने का प्रयत्न करें। देखिए इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उस पीयूष ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन, कितने? 13 हार्मोन की उत्पत्ति होती है। आप इस प्रकार भी समझें कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन्स लगभग उत्पन्न होते हैं, तो कितने होते हैं? 13 हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ग्रंथि के पिछले पिंड से, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसके पिछले पिंड से 2 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं तथा
इसके अगले पिंड से लगभग 11 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसके पिछले पिंड से 2 हार्मोन तथा इसके अगले पिंड से लगभग 11 हार्मोन उत्पन्न होते हैं, एवं जो इसका मध्य पिंड होता है उस मध्य पिंड से केवल 1 हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंटरमिटेंट हार्मोन। क्या होता है? इंटरमिटेंट हार्मोन। यह आपको समझ में आएगा। पीयूष ग्रंथि आप एक बार फिर समझे, यह एक छोटे आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के अधर तल पर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। इससे लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं और इसके पिछले पिंड से लगभग 2 हार्मोन, अग्र पिंड से लगभग 11 हार्मोन तथा इसके मध्य पिंड से 1 हार्मोन जिसका नाम है इंटरमीडिएट हार्मोन स्रावित होता है। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसका जो अगला पॉइंट है वह हम समझते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि की अग्रपाल से स्रावित हार्मोन। देखिए, पीयूष ग्रंथि की अगली पाली से स्रावित हार्मोन्स या पीयूष ग्रंथि के अग्रपाल से निकलने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं ये बताऊंगा। आप नोट प्रत्येक पॉइंट को करना कि कितने जो मुख्य हार्मोन्स हैं वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाल से स्रावित होते हैं, वो उनका कार्य क्या होता है, तथा 2 हार्मोन्स जो उसकी पश्चपाली से स्रावित होते हैं, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट बस कर। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाल से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, पहला वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन। पहला क्या है हमारा? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और उसे समझते भी चलें। जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाल से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो मुख्य रूप से 6 मैंने आपको लिखा है और आप नोट करें। पहला है वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। यह हार्मोन जो होता है यह ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। क्या करता है? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है तथा ऊतकों का नियंत्रण। दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है एंड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। एंड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला है यह अधिवृक्क ग्रंथि को कोर्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जो हमारी अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है इसको भी आपको बताऊंगा। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसको उस ग्रंथि को कोर्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। और जो हमारा तीसरा हार्मोन है जिसको हम फॉलिकल प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। देखिए, फॉलिकल प्रेरक जो हार्मोन होता है यह स्त्रियों में, किसमें? यह अंडाशय को, यानी कि ये अंडाशय किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में, यानी कि मादा। ठीक है, यह अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यानी जो स्त्रियों में जो अंडाशय पाया जाता है यह अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है तथा नर में वृषण की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। स्त्रियों में यह अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है तथा नर में वृषण की वृद्धि तथा शुक्र जनन की क्रिया को बढ़ाता है या इसे प्रेरित करता है। तीसरा देखिए, थायराइड प्रेरक हार्मोन। यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या होता है? यह थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड को प्रेरित करता है। यह जो थायराइड प्रेरक जो हार्मोन है यह थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। देखिए, थायराइड ग्रंथि है, मैं आपको उसकी और भी बताऊंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और देखें और नीचे दी गई इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक है, उस पर क्लिक करके इससे संबंधित आप पिछली वीडियो को भी अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से जितनी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा वो सारे आपके पास पहुंचेंगे तथा इस वीडियो को अपने छोटे बड़े भाइयों तथा बहनों तक पहुंचाएं और वह सारी जानकारी तक उन्हें प्राप्त हो। यह मेरा एक मुख्य उद्देश्य है। अगला हम पॉइंट देखते हैं जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है वह क्या है? यह गर्भावस्था की अवस्था में, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह स्त्रियों में गर्भावस्था की अवस्था में स्तन की वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? स्तनों की वृद्धि करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हमारा वो गर्भावस्था में स्त्रियों के स्तनों में वृद्धि करता है
और स्तन ग्रंथियों में दूध बनने को नियंत्रण करता है। यानी कि जो स्तन ग्रंथियां होती है उनमें दूध बनने को नियंत्रण करता है। देखिए ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कोई माता शिशु को जन्म देती है उसके लिए दुग्ध पान के लिए, उसके पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है ये स्त्रियों की गर्भावस्था के समय स्तनों में वृद्धि करता है तथा उसमें दूध का नियंत्रण भी करता है, किस प्रकार से उनमें दूध उत्पन्न हो सके। देखिए तीसरा है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह मनुष्यों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्या होता है? यह मनुष्यों में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है या उसका नियंत्रण करता है। यह जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित जो हार्मोन्स थे, मैंने आपको मुख्य रूप से जो हार्मोन्स थे वह बताए और आपको समझ में भी आया होगा। अब जो पीयूष ग्रंथि की जो ये अग्रपाली से थे, अब हमारी जो पश्चपाली, अब यहीं पर लिख देता हूं मैं, पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो संख्या में 2 हैं, वह भी लिखें और उन्हें नोट भी करें कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन्स क्या है। देखिए एक है वासोप्रेसिन हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी लिखाऊंगा, आप नोट अवश्य करें। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन, देखिए पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन, एक तो है हमारा वासोप्रेसिन, ठीक है, ये क्या है हमारा वासोप्रेसिन, और जो दूसरा हमारा उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। यानी कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला वासोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। यह क्या है यह भी आप नोट करें और लिखें कि वासोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन, पहला मैंने आपको बताया वासोप्रेसिन हार्मोन जो होता है इसको हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। यानी कि जो वासोप्रेसिन हार्मोन होता है उसे हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। यह वृक्क द्वारा जल को पुनः अवशोषण, वृक्क यानी कि किडनी, यह किडनी जो हमारी होती है उस किडनी के द्वारा जल के पुनः अवशोषण को तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको? मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा वासोप्रेसिन हार्मोन होता है इसको हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। यह वृक्क द्वारा जल के अवशोषण तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह गर्भावस्था की पेशियों को सिकुड़ने को प्रेरित करता है। यानी कि जो गर्भाशय होता है, जब कोई स्त्री गर्भावस्था में होती है, जब वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है, यह गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने को प्रेरित करता है। किसको? पेशियां जो होती है उसको सिकुड़ने को प्रेरित करता है ताकि शिशु के जन्म के समय यह गर्भाशय के सर्विस को चौड़ा करता है। यानी कि शिशु के जन्म के समय यह गर्भाशय के सर्विस को चौड़ा करता है ताकि शिशु जन्म अच्छी तरह से और सुगमता से हो सके। देखिए आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हमारी पीयूष ग्रंथि थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। आने वाली वीडियो में मैं आपको थॉराइड ग्रंथि के बारे में बताऊंगा, पैराथॉराइड ग्रंथि के बारे में बताऊंगा तथा अर्धवृक्क ग्रंथि तथा आग्नेयाशय ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इससे संबंधित जो पिछली वीडियो हैं उनको भी देखें, जिसमें आपकी ग्रामर की क्लास है, अंग्रेजी ग्रामर की क्लास है, जिसमें आपकी जीव विज्ञान की जो कक्षा 12 से संबंधित है उसकी क्लास है। ये सारी मैं क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो मेरे पास जानकारी है मैं आप सबको उपलब्ध कराऊं और आप उस स्थान को प्राप्त करें जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है। अगर मेरी आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को